जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। इम्पोर्टेंट प्रश्न और उनके उत्तरों की सीरीज में आज हम आपकी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा या अन्य जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, इस पार्ट से मोस्टली 1 नंबर के प्रश्न के आने की संभावना है वो ज़्यादा रहती है, और अगर 1 नंबर से अधिक के जैसे 2 नंबर का कोई प्रश्न आता है तो जो विश्व जनसंख्या वाला जो अपनों ने चैप्टर किया है ना, वही प्रश्न यहाँ पर काम आ जाएंगे। बस आप इस चैप्टर के अंदर आज जिन प्रश्न उत्तरों की मैं बात कर रहा हूँ बस उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड परीक्षा में आपको 100% यही प्रश्न है वो मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? सोचिएगा कितना है, पहले भी अपने टेस्टों में इनके बारे में कर चुके हैं। पहला ऑप्शन ग्रामीण जनसंख्या है वो 68.8 और 31.2 है वो शहरी जनसंख्या है, तो इनका प्रतिशत आप जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? सोचिएगा कौन सा है, इसमें अच्छे से तैयार करना है। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव या एक लाइन वाले प्रश्नों के रूप में आ सकते हैं। 17.64% हो गया इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा है कि प्रायद्वीपीय भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो मिलता है? तो वो कौन सा है? केरल हो गया अपना। उसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, कि किन दशकों में भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? भी सबसे ज़्यादा जहां पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी उस टाइम की बात करें तो वो कौन सा टाइम है? सोचिएगा, तो वो है 1951 से 1981 का है। चलिए अगला पांचवा प्रश्न देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्न में से कौन सी है? तो 121 करोड़ या 121.01 करोड़। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अक्सर पूछ लिया जाता है ये, तो 121 करोड़ होगी। छठा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अब इस प्रश्न की ये खासियत है भी, यहाँ पर दिए गए चारों ऑप्शनों में से जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है उसका नाम आपको बताना है, और वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इन 4 ऑप्शनों में से पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है। इसको अच्छे से कीजिएगा। सातवां प्रश्न देखिए आप, कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? 2011 के आंकड़ों में नगरों के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो किस राज्य की है? तो इन चारों में से बताना है, तो वो कौन सा है? गोवा। उसके बाद देखिए आप अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? सबसे ज़्यादा जो बड़ा ग्रुप है भाषा वाला वो कौन सा है? इन चारों में से आपको बताना है। चारों नाम आपके अच्छे से याद होना चाहिए, बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें है भारतीय आर्य ग्रुप है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा 9वां, भारत में पहली संपूर्ण जनसंख्या है वो कब संपन्न हुई थी? भारत में पहली संपूर्ण जनसंख्या, एक चीज़ तो ये ध्यान रख लेना, भारत में सबसे पहले जनगणना हुई 1872 में, लेकिन संपूर्ण भारत में जो पहली जनसंख्या हुई वो कब हुई? जनगणना है वो 1881 में। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना, यहाँ जनसंख्या शब्द लिखा है, यहाँ समझिएगा जनगणना कब संपन्न हुई थी? 1881 में हुई थी। इसको अच्छे से तैयार करना है प्रश्न को। 10वां प्रश्न देखिएगा, भारत में जनगणना प्रति रिक्त स्थान वर्ष बाद होती है? तो बिल्कुल सिंपल सा, भारत में हर 10 साल बाद है वो जनगणना है वो होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए 10। अब 1 लाइनर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें, अच्छे से घोटना है इनको। भारत में सर्वाधिक जन घनत्व वाले राज्य का नाम लिखते हुए उसका घनत्व बताइए। सर्वाधिक जन घनत्व किस राज्य का है? बिहार का है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, राज्य पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली आ जाता है। भारत में सर्वाधिक जन घनत्व वाले राज्य का नाम बिहार है, और कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी ये सारे।
उसके बाद देखिए भारत में न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य का नाम और उसका जनघनत्व, तो अरुणाचल प्रदेश है और 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व सबसे कम है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अच्छे से तैयार करना है। 13वां है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा है, सबसे ज्यादा चाइना की है, चीन की, और उसके बाद भारत का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का 7वां स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। अगला प्रश्न देखिएगा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली एनसीआर का जन घनत्व कितना है। 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 2025 तक भारत की जनसंख्या कितनी रहने का अनुमान है। एक आइडिया है 25 तक कितनी हो जाएगी, तो 135 करोड़ होने की संभावना व्यक्त की गई है। 135 करोड़ हो सकती है अभी। उसके बाद बात करें 16वां प्रश्न देखिए, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का नाम। सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, यूपी उत्तर प्रदेश की है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। अच्छे से तैयार कीजिएगा, सिंपल सिंपल प्रश्न है, ऐसे ही बोर्ड में आएंगे आपके। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले एक राज्य तो देख ही लिया है, अब पूछा है 4 राज्यों के नाम बताइए। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश हो गया, फिर महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। बहुत अच्छा है, 4 कई बार क्या क्रम वाला प्रश्न आ सकता है। तो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल, ये सबसे अधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य हैं। 18वां प्रश्न देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है। भारत का एवरेज जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का जनघनत्व 382 है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है वो बिहार है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम का पूछ ले राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है, कितना था, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दिल्ली का अभी अपनों ने किया। उसके बाद 19वां अच्छा प्रश्न है कि मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक के वर्गीकरण का आधार क्या है। किस आधार पर मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक को बांटा गया है। तो देखिएगा, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक के वर्गीकरण का आधार एक वर्ष में काम के दिनों की संख्या है। एक साल में काम के दिनों की संख्या, आगे जाकर हम इनकी परिभाषा पढ़ेंगे, पहले सिर्फ आधार का पूछा है, बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। तो एक वर्ष में काम के दिनों की संख्या है वो इसका आधार है। अभी एक साल में कितने दिन काम किया जाता है। लीजिए ये आ गया प्रश्न, क्या मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा। वह व्यक्ति होता है मुख्य श्रमिक जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करे, यानी मोटा मोटा बात करें तो 6 महीने जो काम करता है। जो साल में कम से कम 6 महीने यानी दिनों की बात करें तो कम से कम 183 दिन काम करता है, उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। ध्यान दे लेना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक की परिभाषा। तो मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक साल में कम से कम 183 दिन यानी 6 महीने कम से कम काम करता है। उसके बाद आ जाती है परिभाषा सीमांत श्रमिक की। सीमांत श्रमिक की बात करें जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है। 183 दिन से ज्यादा करता है तो मुख्य श्रमिक, 183 से कम दिन करता है तो सीमांत श्रमिक है। और जो काम ही नहीं करता उसे कहा जाता है अश्रमिक। कल को कहीं ये परिभाषा पूछ ले कि अश्रमिक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जो काम ही नहीं करता उसे अश्रमिक है वो कहा जाता है। तो 183 दिन से अधिक करता है वो सीमांत मुख्य श्रमिक और 183 दिन से कम करता है वो सीमांत श्रमिक कहलाता है। और एक सिंपल सा और प्यारा सा प्रश्न है, यदि भारत में महिला शिक्षा है वो 100% हो जाए तो जनसंख्या वृद्धि दर पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो इससे क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ जाएगी। इतना भी उत्तर, सिर्फ इतना भी लिख सकते हो। यदि भारत में महिला शिक्षा 100% हो जाए तो जनसंख्या वृद्धि दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आएगी। वो पूछ ले भी क्यों, या आपकी समझ के लिए, क्योंकि शिक्षित महिलाएं हैं वो परिवार नियोजन के प्रति अधिक जागरूक होती है। शिक्षित महिलाएं परिवार नियोजन के प्रति अधिक जागरूक होती है। उन्हें पता है कि कितने अंतराल से बच्चे होने चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए। पढ़ी लिखी महिला है वो लड़का और लड़की में भेद नहीं करती है, तो ये बड़ा फायदा होगा और उससे जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें काफ़ी कमी है वो देखने को मिलती है।
23वां प्रश्न है कि जनसंख्या के दुगना होने के समय से क्या मतलब होता है। तो ध्यान रखिए, समझिएगा परिभाषा का। वर्तमान वार्षिक दर, जैसे भारत की वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.64% है, तो वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगना होने में लगने वाला समय है वो जनसंख्या के दुगना होने का समय कहलाता है। जो प्रेजेंट टाइम में जनसंख्या की एनुअल जो ग्रोथ रेट चल रही है उसके हिसाब से पॉपुलेशन दुगनी कब हो जाएगी, उसमें कितना टाइम लगता है, उसे ही जनसंख्या के दुगना होने वाले समय है के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए, कृषि जनसंख्या में किन को शामिल किया जाता है। ध्यान रख लेना, 4 नाम आएंगे। कृषक यानी किसान, कृषि मजदूर खेतों में काम करने वाले मजदूर, उनके परिवार के सदस्यों को, 3 है, कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्यों को कृषि जनसंख्या में शामिल किया जाता है। तो ये 3 नाम याद रख लीजिएगा अच्छे से, किसान, किसान मजदूर और उनके परिवार के सदस्य। 25वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और भारतीय भाषाओं के परिवारों के नाम लिखिए। तो भारतीय भाषाओं के परिवारों के 4 नाम है, एक ऑस्ट्रिक निषाद, दूसरा द्रविड़, तीसरा चिन्नी तिब्बत या किरात और चौथा भारतीय यूरोपीय या आर्य की बात आती है। तो ये चारों नाम अच्छे से कीजिएगा, ब्रैकेट वाले भी याद रखना चाहो तो रख लो, वरना चाहे ब्रैकेट वाले चाहे बाहर वाले 4 नाम अच्छे से याद है वो कीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 26वां प्रश्न देखिए कि श्रम की प्रतिभागिता या सहभागिता दर क्या होती है। श्रम, तो किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या यानी टोटल जो पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या में कुल श्रमिकों, कुल श्रमिक का मतलब मुख्य जो 183 दिन से ज्यादा काम करते हैं, सीमांत जो 183 से कम करते हैं, उन दोनों को मिलाकर कुल श्रमिक हो गए। किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में कुल श्रमिकों के प्रतिशत को ही श्रम की प्रतिभागिता दर है वो कहा जाता है। कुल मिला के सीधी सी बात है अभी टोटल पॉपुलेशन में काम करने वाले कितने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए कि भारत में सर्वाधिक श्रम सहभागिता दर वाला राज्य कौन सा है। तो वो है हिमाचल प्रदेश। आप पॉइंटों में मान ये रखे तो याद रख ले, वरना कोई जरूरी नहीं। भारत में सर्वाधिक श्रम सहभागिता दर वाला राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है, 51.9% है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि देश के किन केंद्र शासित प्रदेशों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची होती है। राज्य पूछा तो हिमाचल प्रदेश आ गया, केंद्र शासित प्रदेश है तो दादर नागर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों का नाम आता है। दादर नागर और दमन और दीव की बारी आती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा है, नाम लिखिए। तो श्रमजीवी जनसंख्या को भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 4 प्रमुख वर्गों में बांटा है। कृषक, कृषि मजदूर, 2 तीसरा घरेलू औद्योगिक श्रमिक और चौथा है वो अन्य श्रमिक। तो प्रश्न की भाषा समझते हुए इस उत्तर को है वो आपको याद रखना है। 30वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में किस आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 15 से 29 वर्ष के व्यक्ति को यूथ, युवा माना गया है राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता के लिए नीति कब बनाई, 2015 में। तो कौशल विकास और उद्यमिता के लिए 2015 में नीति बनाई है और युवा नीति 2014 में है, ये ध्यान रख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। उसके बाद है कि भारत में किस सामाजिक अभियान द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। जेंडर का मतलब होता है लिंग। यहाँ पर ये चीज है भी लड़का और लड़की में जो सामाजिक रूप से भेद है उसकी बात यहाँ पर की जाती है। तो भारत में किस सामाजिक अभियान द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कायिक घनत्व का सूत्र लिखिए। कायिक घनत्व का सूत्र आ जाए, परिभाषा आ जाए तो कायिक घनत्व बराबर ऊपर लिखना है आपको कुल जनसंख्या और बटा में लिखना है निवल या शुद्ध, निवल लिखो चाहे शुद्ध लिखो, शुद्ध कृषि क्षेत्रफल। ये ध्यान के लिए इस प्रकार से बटा में लिखना है। तो कायिक घनत्व यानी कुल जनसंख्या बटा में शुद्ध कृषि क्षेत्रफल है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। ऊपर कुल जनसंख्या है इसमें। उसके बाद आप नीचे एक और फॉर्मूला है उसको भी आप देखिए,
कृषीय घनत्व, इन दोनों को एक साथ देख लीजिए। कायिक वाले में क्या है, ऊपर कुल जनसंख्या है, और कृषीय घनत्व में कुल कृषि जनसंख्या है, यानी जो खेती में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी। दोनों में डिफरेंस रखोगे ध्यान में तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोनों में बटा सेम है, शुद्ध कृषि क्षेत्रफल, शुद्ध कृषि क्षेत्रफल। तो ये कृषि घनत्व है वो कई बार ज्यादा पूछ लिया जाता है, अंतर पूछ ले, परिभाषा पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। कुल जनसंख्या और शुद्ध कृषि क्षेत्रफल का अनुपात कायी घनत्व कहलाता है। कुल कृषि जनसंख्या और शुद्ध कृषि क्षेत्रफल का अनुपात है वो कृषि घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो सिक्किम है। सबसे अधिक यूपी की और सबसे कम है वो सिक्किम की जनसंख्या है। 36वां प्रश्न है कि भारत के तटीय मैदानों में सदैव ही जनसंख्या का सांद्रण रहा है, यानी अधिक जनसंख्या मिलती है, उसका कारण बताना है। क्योंकि वहां समतल भूमि और उपजाऊ मिट्टी से कृषि विकास हुआ है, तो समतल भूमि और उपजाऊ मिट्टी से कृषि विकास होने के कारण ही यहाँ पर जनसंख्या है वो अधिक मिलती है। 37वां है कि किसी श्रमिक को मुख्य श्रमिक कहलाने के लिए कितने दिन काम करना चाहिए, ऊपर आ चुका है ये 183 दिन है वो काम है करना चाहिए। 38वां है कि भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता दर ऊंची क्यों है, क्योंकि अन्य राज्यों में जीवन निर्वाह के लिए निर्वाह की जो आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए श्रम सहभागिता दर ऊंची है। इन राज्यों में निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद है कि भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है, तो आप 2-4 नाम याद रख लें, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश राज्यों में है वो ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा मिलती है, गांव में लोग ज़्यादा मिलते हैं। तो 2-4 नाम जरूर याद रख लें। और लास्ट प्रश्न है कि भारत ने युवा नीति कब प्रारंभ की, भारत ने युवा नीति कब प्रारंभ की, तो फरवरी 2014 में। राष्ट्रीय युवा नीति है 2014 में आई, जिसके अंदर एक प्रश्न ऊपर भी युवा की परिभाषा में किस आयु वर्ग को रखा वो भी किया। तो युवा नीति है वो भारत में 2014 में आई है। तो इस प्रकार से आज हमने आपकी सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर के 40 इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात की है। आप सब बच्चों को कहना चाहूँगा इन्हें अच्छे से नोट भी कर लो और याद भी कर लो, इनसे बाहर कुछ नहीं है। अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पार। चलिएगा फिर मिलते हैं और आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।